आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। This unit fragmentation pattern of different function group aldehyde, ketone, carboxylic acid और ester ये हमने कर लिया था। एमाइन, एमाइड और ईथर बाकी फ्रेगमेंटेशन है वो हमने कर लिए हैं। और लास्ट लेक्चर है फ्रेगमेंटेशन के हवाले से। तो आज का हम लेक्चर देखते हैं फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ एमाइड, एमाइन एंड ईथर। थ्री क्लासेस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी रह गई थी। बाकी हमने कार्बोनाइल ग्रुप केमिस्ट्री, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्कीन, एल्कीन, अल्कोहल, तकरीबन काफ़ी क्लासेस हमने कर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अब आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं एमाइड को। एमाइड जो है this is the derivative of carboxylic acid. Morifying peak is observed usually, but fairly weak in aliphatic and strong in aromatic amides. ये जो morifying peak आती है amide की usually observe आप करते हैं because amide जो हैं वो carboxylic acid से ज़्यादा stable होते हैं, तो इनकी you can observe usually morifying peak in the mass spectrum. अच्छा aliphatic और aromatic को compare करें तो जर्नली ऐसे ही हम नज़र आता है कि एरोमेटिक के अंदर हमेशा जो मॉलिक्यूलर पीक है इट इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू एलिफेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक एमाइड में भी मॉलिक्यूलर पीक स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमाइड। कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स हैं। प्रिंसिपल मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज इसका प्रिंसिपल मोड है। If the carbon chain attached to the carbonyl group contains at least 3 carbons, McLafferty rearrangement is observed. तो अगर वही अल्काइल ग्रुप में एटलीस्ट 3 कार्बन हैं तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट इज आल्सो पॉसिबल। और दूसरा अल्फा क्लीवेज। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है यू कैन ऑब्जर्व इन द एमाइड क्लास। तो अब हम इसको देखते हैं फर्दर। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें यहाँ पर alpha cleavage of estamide, alpha cleavage of estamide. ये एस्टेमाइड है, मॉलिक्यूलर पीक इसकी है 59 पर। अब यहाँ पे ये अल्फा क्लीवेज है, यहाँ से आपका CH3 निकल गया और ये आपका पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हो गई जो कि इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। जिसका मॉलिक्यूलर जिसका जो फ्रेगमेंट आइन है वो 44 है। तो दिस इज अ prominent peak of the sign after alpha cleavage. Alpha cleavage से prominent peak जनरेट होती है। दूसरा हमारे पास जैसे हम एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर में हमने किया मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। यहाँ पर भी ऐसी तरह ब्यूटाइल एमाइड 4 कार्बन है, टोटल 4 हैं। अल्काइल ग्रुप के 3 कार्बन लगे हुए हैं तो इसमें मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है। और फिर उसी तरह से ये मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट हो जाएगी जैसे हमने बाकी क्लासेस में देखा। यहाँ पे ये उसी तरह फाइनलाइज होके हमारे पास ये मैक्लेफर्टी रीअरेंज प्रोडक्ट बन जाएगा जिसकी वैल्यू 59 है। मास ओवर चार्ज वैल्यू 59। It has very prominent peak in the mass spectrum. Similarly, अगला अगर हम देखें ब्यूटाइरेमाइड का मास स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो मास स्पेक्ट्रम से भी हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये ब्यूटाइरेमाइड है, हमने ब्यूटाइरेमाइड यहाँ भी किया जिसमें मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की।
फिर हमने यहाँ स्टेमाइड किया जिसमें अल्फा क्लीवेज किया। तो यहाँ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइरेमाइड। अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, दिस इज द अल्फा क्लीवेज। तो अल्फा क्लीवेज की वजह से जो आपका फ्रेगमेंट बनता है वो 44 का बनता है, और 44 की पीक यू कैन ऑब्जर्व प्रोमिनेंट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम। अच्छा, दूसरा मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट से 59 का फ्रेगमेंट बनता है। तो 59 की पीक जो है वो एज अ बेस पीक है इन द मास स्पेक्ट्रम। ये इसकी मार्कवाइन पीक है 87 मास ओवर चार्ज वैल्यू, और मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट 59 है। और अल्फा क्लीवेज के बाद ये जो फ्रेगमेंट बन रहा है 44 का, ये इसकी प्रोमिनेंट पीक। तो दिस इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्यूटाइरेमाइड। हमने देखा कि अल्फा क्लीवेज के बाद और मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट के बाद प्रोमिनेंट पीक्स नजर आते हैं। एमाइंस की अगर हम बात करते हैं, एमाइंस जो हैं एमाइंस जो हैं सी नाइट्रोजन रूल। सबसे पहले तो एमाइंस का मतलब है कि नाइट्रोजन मौजूद है, तो हम नाइट्रोजन रूल हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन रूल क्या है कि हमारा मास अगर इवन है तो या तो नाइट्रोजन नहीं होगा या मौजूद होगा तो इवन नंबर्स में। और अगर हमारा जो मॉलिक्यूलर मास ऑड है तो इसका मतलब नाइट्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट और मस्ट बी इन ऑड नंबर्स। तो ये यहाँ नाइट्रोजन रूल भी हमारे सामने हो। दूसरी बात ये है मॉलिक्यूलर पीक इज़ वेरी वीक। अमाइंस जो हैं उनकी मॉलिक्यूलर पीक काफ़ी वीक होती है। इट इज़ नॉट ऑब्जर्व इन एलिफेटिक बट ऑब्जर्व इन एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस जो है वो स्टेबल होते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइन के। तो एलिफेटिक अमाइन जो है उसमें पीक जो नज़र आती है बाद नज़र नहीं आती है, लेकिन एरोमेटिक अमाइन के अंदर पीक नज़र आती है। कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न यहाँ पर होता है। दूसरा प्रिंसिपल मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज अल्फा क्लीवेज। तो यहाँ पर भी अल्फा क्लीवेज जो है वो इज कॉमन फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। दूसरा है सैक्लाइजेशन। इफ 6 मेंबर रिंग कैन बी फॉर्म बट रेयर। सैक्लाइजेशन भी यहाँ पे हो जाती है। अगर 6 मेंबर रिंग बन सकता है तो एक जगह से अल्काइल ग्रुप निकलेगा और वो नाइट्रोजन के साथ 6 मेंबर रिंग बना लेगा। लेकिन अगर sometimes it's not possible, it is very rare। तो अगर 6 मेंबर रिंग के चांसेस हैं तो फिर ये पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर ये दोनों तरह की फ्रेगमेंटेशन होती है, अल्फा क्लीवेज भी और सैक्लाइजेशन भी हो सकती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा क्लीवेज ऑफ अमाइन। ये हमारे पास CH2 और R है। ये यहाँ से जो CH2 और R के दरमियान में जो अल्फा क्लीवेज है, यहाँ से अल्फा क्लीवेज होता है। तो मुख्तलिफ जगहों पे अल्फा क्लीवेज मुख्तलिफ तरह से होता है। तो ये वाला यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास अल्फा कार्बन अल्फा क्लीवेज है, और यहाँ से अल्काइल ग्रुप निकल जाएगा और जो बाकी रिमेनिंग आ गया इमीनियम आइन, ये इसका रेजोनेंस भी हो रही है। इट हैज prominent peak in the mass spectrum। The most common fragmentation of amine is alpha cleavage to give a resonance stabilized cation and an iminium ion। ये एक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है अमाइन के अंदर अल्फा क्लीवेज। ये एक हमारे पास मास स्पेक्ट्रम है ऑफ हेक्साइल अमाइन। हेक्साइल अमाइन यानी 6 कार्बन एटम है अल्काइल चेन के अंदर। अब यहाँ हमने अल्फा क्लीवेज किया तो मास आ गया 30 मास आ रहा है। और देखें 30 का जो मास है इट हैज़ प्रोमिनेंट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, और ये एक बेस पीक है। इट हैज़ रिलेटिव इंटेंसिटी 100%। तो ये अल्फा क्लीवेज से ये पीक आ रही है, और ये इसकी मॉलिक्यूलर पीक है, और ये इसकी मास ओवर चार्ज रेशियो 30 की पीक है बाय अल्फा क्लीवेज। मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन। अब हम एरोमेटिक सिस्टम की तरफ थोड़ा सा आते हैं, तो उसमें क्या तब्दीली आ रही है। Another example, secondary amine shown. Again, the molecular peak is an odd number। molecular peak कितने पे आ रही है 121 पे। ये molecular mass है 121, और base peak जो है वो CC cleavage adjacent to the CN bond।
तो मॉलिक्यूलर पीक 121 है, इसलिए कि एक नाइट्रोजन मौजूद है अमाइन के अंदर, इसलिए 121 पे और मॉलिक्यूलर मास है इसका। अच्छा, अब हम देखें इसमें किस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। ये इसका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है जिसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं अल्फा क्लीवेज की 44 है, और ये जब ये यहाँ से ब्रेक होता है तो ये 44 का मास आ जाता है, और ये 44 जो है वो एज अ बेस पीक है एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन में। और किस तरह फ्रेगमेंटेशन हो रही है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो 120 की पीक भी आ रही है। यहाँ से जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो ये 91 की पीक, जो बाकी बेंजाइल चूंकि यहाँ पर है, और बेंजाइल हमें पता है कि हमने एरोमेटिक सिस्टम में किया था, टॉलोइन की हमने फ्रेगमेंटेशन की थी, तो टॉलोइन में बेंजाइल कार्बोनियमाइन बनता है। इट हैज़ प्रोमिनेंट पीक, इट इज़ वेरी स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो 91 की पीक भी आ रही है। फिर अगर आप 77 फिनाइल की पीक देखें तो वो भी आ रही है, फिनाइल भी बन सकता है, बेंजाइल भी बन सकता है। एक हाइड्रोजन निकल जाए तो 120 का फ्रेगमेंट बनेगा, और इस तरह से अल्फा क्लीवेज से 44 का बनेगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है हमारा, जिसमें बेंजीन रिंग लगा हुआ है अमाइन के एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन। अगली जो हमारी क्लास है वो ईथर है, अमाइन के बाद ईथर क्लास है। ईथर जो है वो इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है, और इनकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मॉलिक्यूलर पीक इज़ रेयर, फर्दर वीक। So molecular peak sometime observed, sometime not observed. If you will observe, it has very weak peak. तो molecular peak जो है वो इनकी बहुत ही अनस्टेबल होती है, और बहुत सारी जगह पे आप ऑब्जर्व नहीं करते। इतना स्टेबल ये कंपाउंड नहीं है। स्ट्रॉन्ग molecular peak of ether देन अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल के मुकाबले में इनकी पीक ज़्यादा स्टेबल है। अल्कोहल में जो डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं उनके मुकाबले में ईथर की पीक ज़्यादा स्टेबल है, with same molecular mass. Characteristic fragmentation pattern है। The principal mode of fragmentation are alpha cleavage, CO cleavage and rearrangement. ये principal mode of fragmentation है, alpha cleavage, CO cleavage and rearrangement। तीनों तरह की इसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकते हैं। ये इसके अंदर अल्फा क्लीवेज की एग्जांपल है, आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अल्फा क्लीवेज of आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये आइसोप्रोपाइल है और ये आइसोब्यूटाइल है। एक तरफ आइसोब्यूटाइल है, ये वाला 4 कार्बन, और ये आइसोप्रोपाइल है। अब इसमें देखें किस तरह क्लीवेज हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो गया, ये बड़ा ग्रुप निकल गया। तो जब ये बड़ा ग्रुप निकलेगा यहाँ से, तो आपके पास ये अल्फा क्लीवेज हुआ यहाँ से, तो ये आपके पास बड़ा ग्रुप इथाइल ग्रुप निकल गया। किसी एक साइड से ग्रुप निकल सकता है, यहाँ से निकल गया तो ये। इसी तरह अगर आप और क्या पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ से निकल गया मिथाइल तो ये बन गया, और इसी तरह यहाँ से कार्बन निकल गया तो ये। तो मुख्तलिफ तरह से अल्काइल ग्रुप्स निकल गए, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी। देर आर थ्री ऑप्शन है, लेकिन बड़ा ग्रुप जब निकलेगा तो उसकी पीक ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। दूसरा हमारे पास है CO क्लीवेज ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। CO क्लीवेज ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। अच्छा, CO क्लीवेज से पहले हमारे पास अल्फा क्लीवेज होता है, अल्फा क्लीवेज के बाद CO क्लीवेज। तो ये दोबारा से हम इसको समझ सकते हैं, ये हमारे पास डाई आइसोप्रोपाइल ईथर है, यहाँ भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ जो है वो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 102 है, 102। ये मॉलिक्यूलर पीक आ रही, तो पहले अल्फा क्लीवेज हुआ, मिथाइल निकल गया, ये हमारे पास आ गया एक फ्रैगमेंट जिसका मास है 87, मिथाइल रेडिकल निकला हुआ है, इसका मास है 87। अब इसमें फर्दर क्लीवेज होगा, ये जो CO है ये क्लीवेज होगा, दिस इज द CO क्लीवेज, ये क्लीवेज हुआ। तो
अब हमारे पास ये जो चीज़ बन गई आइसोप्रोपाइल 43, एक और फ्रेगमेंट बन गया। तो पहले अल्फा क्लीवेज के बाद CO क्लीवेज के चांसेस भी होते हैं और 43 का एक फ्रेगमेंट जनरेट होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, फिर हम देखते हैं डाई आइसोप्रोपाइल ईथर ही है और उसमें रीअरेंजमेंट कैसे हो रही है। फिर इसमें पहले अल्फा क्लीवेज हो, देखिए अल्फा क्लीवेज हुआ 102 और ये सेम 87 का फ्रेगमेंट जैसे पहले बना था फिर बन गया। अब इसमें दो चांसेस, यहाँ पे CO क्लीवेज हो गया था अल्फा क्लीवेज के बाद और यहाँ रीअरेंजमेंट हो रही है। रीअरेंजमेंट कैसे होती है कि जो हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग जाता है और बाकी यहाँ डबल बॉन्ड आके ये न्यूट्रल ग्रुप निकल जाता है। यानी दो तरह से, या तो आइसोप्रोपाइल निकलेगा CO क्लीवेज में, या आइसोप्रोपाइल निकला, या फिर ये जो फ्रेगमेंट है ये बनेगा दोनों रीअरेंजमेंट के जरिए। हाइड्रोजन यहाँ पे आया, फ्रेगमेंट बन गया 45। तो अल्फा क्लीवेज के बाद दो चांसेस है, या तो CO क्लीवेज हो सकता है या रीअरेंजमेंट। तो 45 आ गया रीअरेंजमेंट के बाद। अब इसका हम एक मास स्पेक्ट्रम देखते हैं डाई आइसोप्रोपाइल ईथर का। इसमें तकरीबन सारी पीक्स हमें नज़र आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो रही हैं। ये हमारे पास डाई आइसोप्रोपाइल ईथर का अल्फा क्लीवेज में मॉलिक्यूलर पीक है। आप ये देखें बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, इज नॉट ऑब्जर्व क्लियरली। अल्फा क्लीवेज 87 पे हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा क्लीवेज के बाद 87 पे एक पीक है। फिर एक पीक हमारी आ रही है रीअरेंजमेंट के बाद 45 पे और CO क्लीवेज की बाद 43 पे। तो 43 वाली पीक भी हमें नज़र आ रही है, रीअरेंजमेंट वाली पीक भी हमें नज़र आ रही है और अल्फा क्लीवेज वाली पीक भी हमें नज़र आ रही है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, अल्फा क्लीवेज, देन CO क्लीवेज एंड रीअरेंजमेंट। तो ये कुछ की फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है। इसी तरह से अगर हम एरोमेटिक सिस्टम के साथ ईथर को देखें, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एराइल ईथर, CO बॉन्ड क्लीवेज और हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट, ये दोनों इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है। CO बॉन्ड क्लीवेज आपके पास यहाँ से आ जाता है, ये हमारे पास मिथाइल निकल गया और मिथाइल के बाद CO निकल गया, तो हमारे पास C5H5 पहले हम मिथाइल निकल जाता है यहाँ से और फिर CO निकल जाता है। तो पहले जब मिथाइल निकलेगा तो ये फिनॉक्साइड आइन बन गया और जब फिनॉक्साइड आइन जो है जब यहाँ से CO निकलेगा तो C5H5 5 मेंबर रिंग यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट एंड लॉस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पे H2CO निकल जाता है, फिनाइल ग्रुप आ जाता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिनाइल ग्रुप आ, एक है फिनॉक्साइड, फिर 5 मेंबर रिंग जैसे फिनोल में भी होते हैं, और ये यहाँ पे फिनाइल ग्रुप। तो दोनों तरह से फ्रेगमेंटेशन पैटर्न पॉसिबल है। ये कुछ थोड़ा सा हमारा फ्रेगमेंटेशन का रह गया था, वो हमने देख लिया फ्रेगमेंटेशन किस तरह से हमारे पास होती है और फ्रेगमेंटेशन हम किस तरह से करते हैं। कुछ चीज़ें रह गई थी, ये लास्ट लेक्चर था फ्रेगमेंटेशन का, ये हमने देख लिया कि किस तरह फ्रेगमेंटेशन पैटर्न मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होती है। तो अब कोई इसमें, अच्छा दूसरा ये कि मैंने तमाम लेक्चर्स अपलोड भी कर दिए हैं, आपको PDF फॉर्म में भी भिजवा दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो क्लियर नहीं थी क्लियर भी हो गई होंगी। तो यहाँ तक बात पूछनी है, कोई डिस्कशन करनी है तो आप लोग कर सकते हैं जी। आवाज़ का शायद थोड़ा सा इशू था, लेकिन कोई और सवाल करना है? जी, कोई सवाल करना चाहेंगे स्टूडेंट? या ईद ही मना रहे हैं सारे? जी, फाइका शफीक साहब आप कुछ पूछना चाहती हैं? एक यहाँ पे थी, हाँ मेरा ऑप्शन है।
जी फायदा, कुछ पूछना चाहेंगे आप? नो सर। ठीक है। कौन पूछ रहा था? हेरा अजहर थी, कौन थी जो कह रही थी कि सर आवाज कम आ रही? जी हेरा, कुछ पूछना चाहेंगे आप? और कौन है? सुल्तान आफ्ताब साहब। जी सुल्तान आफ्ताब साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप? चलिए ठीक है, पहले कोई रूम है नहीं किसी का। ठीक है, बस यहीं स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।